Hello students, today in this video we will be going to see chapter number 14, 15 and 16 of science, that is environment related chapters. Sources of energy, chapter number 14, first of all we will see. Why conservation of the energy and its resources. Energy is the ability to do work or total power derived from our natural resources. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में से ही जो पावर हम यूज़ करते हैं और उसमें से हमको एनर्जी जो है वो मिलती है. The energy exists in many forms and can be converted from one form of energy into another. Energy is usable form. Energy in usable form is dissipated to the surrounding as a less usable form. तो कभी कभी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब ट्रांसफ़र होती है तब वो एनर्जी थोड़ी बहुत सराउंडिंग में हीट के फॉर्म में लॉस भी हो जाती है. Energy is mainly derived from the natural resources like sun, ocean, fossil fuel, and wind, etc., and is converted into generally electrical energy that we consume for our daily needs and benefits. What is a good fuel? A good source of energy. अच्छा fuel हम किसे मानेंगे? Source can be classified as the renewable and non-renewable resources. Any source of energy that does not get depleted or exhausted, जो कभी ख़त्म ना हो, is considered as a good source of energy and are usually called renewable source. तो गुड फ्यूल किसको बोलेंगे? गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल शुड बी ईजीली अवेलेबल, जो आसानी से मिल जाए. ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जो आराम से स्टोर भी कर सके, ट्रांसपोर्ट भी कर सके. एबल टू परफॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास एंड वॉल्यूम, के कम से कम यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से जो है वो काम ले सके. एंड इकोनॉमिकल, सस्ता भी होना चाहिए, चीप भी होना चाहिए. फॉसिल फ्यूल एंड थर्मल एनर्जी. अब इसमें से बहुत सारी जो है ये अपने कोर्स में से निकाल दिया गया है. तो फॉसिल फ्यूल वाला जो पूरा टॉपिक है वो पूरी तरह से निकाल दिया गया है, तो वो हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर देंगे. कन्वेंशनल सोर्सेज वाला पूरा टॉपिक निकाल दिया है. फॉसिल फ्यूल निकाल दिया, एडवांटेजेस निकाल दिया, थर्मल निकाल दिया, हाइड्रो पावर निकाल दिया, डैम्स, फ्यूल्स, बायोमास, बायोगैस प्लांट वगैरह सब कुछ निकाल दिया. बायोगैस प्लांट भी निकाल दिया. नाउ विंड एनर्जी से अपने कोर्स में है. विंड एनर्जी, दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो विंड एनर्जी पहले हम बात करते हैं. एनवायरमेंट फ्रेंडली एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता ये एनर्जी को यूज़ करने से. विंड इज़ अ नेचुरल फिनोमिना कॉज बाय द प्रेशर डिफरेंशियल ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर मासेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ सरफेस पे जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हीट का सरफेस पे यानी कि ज़मीन पे और पानी में, जिसकी वजह से जो है विंड क्रिएट होती है. इट इज़ हार्डनेस यानी यूज़ इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. विंड मिल्स, पवन चक्की के बारे में जानते ही हैं. विंड मिल इज़ हार्नेस बाय रोटरी स्ट्रक्चर नोन एज विंड मिल. विंड एनर्जी इज़ हार्नेस यानी यूज बाय रोटरी स्ट्रक्चर known as windmills. They have huge blades or fans attached to a very high or rigid support that is attached to the turbines that rotate due to high speed of the wind and generate electricity. जनरली विंड एनर्जी को यूज़ अप करने के लिए विंड मिल्स को यूज़ करने के लिए कम से कम विंड एनर्जी जो होती है वो 15 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की होनी चाहिए. A single windmill has a low output and therefore wind farms are built that comprises of several windmills. तो कई सारे wind farms हमको लगाने अगर हैं तो बहुत सारी windmills लगानी पड़ेगी, तब जाके ज़्यादा पावर आउटपुट मिलेगा हमको. एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी. एडवांटेज क्या है? तो इकोनॉमिक फ्रेंडली है, एफिशिएंट है, रिन्यूएबल सोर्स है, नो रिकरिंग कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक बार एस्टेब्लिश कर दिया तो फिर उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती रहती है. बट इसके लिमिटेशंस भी हैं. विंड स्पीड शुड बी कॉन्स्टेंटली अबव 15 किलोमीटर पर आवर. मस्ट हैव बैकअप स्टोरेज फैसिलिटी लाइक सेल्स यानी बैटरीज होनी चाहिए. कभी कभार विंड स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी अच्छे से नहीं होता. लार्ज एरिया रिक्वायर फॉर लैंड एरिया, जिसको एस्टेब्लिश करने के लिए. एंड हाई इनिशियल कॉस्ट एंड रेगुलर मेंटेनेंस आर रिक्वायर, क्योंकि वो ब्लेड्स जो होती है वो मेटल्स की होती है, तो किसी ना किसी तरह की जो है वहाँ पे एटमॉस्फेयर का जो है वो वैगरीज लगती रहती है. विंड है, वाटर है, ये सब लगता रहता है, तो मेंटेनेंस थोड़ा बहुत तो इसको भी चाहिए. सोलर एनर्जी. लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी फ्रॉम द सन आर नोन एज सोलर एनर्जी.
Sun has been radiating energy from the past 5 billion years and will continue to do so at the same rate for another 5 billion years or more. We must find ways to harness energy with maximum efficiency, although only small fraction of solar energy reaches the Earth's surface. अर्थ सरफेस बहुत ही कम है, जितनी सन रेडिएट करता है ना, बहुत ही कम परसेंटेज जो है वो अर्थ पे आती है. बट अर्थ पे जितनी भी आती है उसको अगर हम अच्छे से यूज़ कर पाए मैक्सिमम एफिशिएंसी से, तो काफ़ी ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्व हो सकता है. Solar cooker. Solar cooker and water heaters use solar energy to operate. Black surface absorb more energy than other surfaces, and solar cooker use this property by coating their inside black. They use reflecting surface like mirror to focus the sun rays. यहाँ पे concave mirrors use होते हैं. The device is covered with a glass plate, thereby establishing the greenhouse effect by trapping heat energy into the cooker. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि पूरा ग्लास का बनाया हुआ होता है, अंदर का जो मटेरियल आई मीन जो बॉक्स होता है, तो हीट जो है वो अंदर की अंदर ही रहेगी, हीट जल्दी एस्केप बाहर करेगी नहीं, क्योंकि ग्लास जो है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है. सोलर सेल, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली, इसको सोलर सेल बोलते हैं. अ टिपिकल सोलर सेल प्रोड्यूस अ वोल्टेज ऑफ 0.5 to 1 वोल्ट 0.5 to 0.7 वोल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर. इतना एक सेल जो होता है वो इतना पावर जनरेशन इजीली कर देता है. A large number of such cells can combine to form solar panel which generate electric power enough for practical use. तो सैटेलाइट्स वगैरह में आपने देखा ही होगा सोलर पैनल यूज़ होती है. एडवांटेजेस क्या है कि नो मूविंग पार्ट, सोलर सेल में कोई मूव करते हुए रोटेट करते हुए पार्ट्स नहीं होते. रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस. कैन बी सेटअप इन द रिमोट एरिया विदाउट द हेजल एंड एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन अवेलेबल नहीं हो सकती, जैसे दूर दराज के रिमोट एरियाज़ में भी सोलर सेल का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है. यूजेज ऑफ सिल्वर फॉर इंटरकनेक्शन मेक इट एक्सपेंसिव. हाँ, डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? तो सबसे पहले तो रिक्वायर अ स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन विच इज़ नॉट ईजीली अवेलेबल. और दूसरा, यूजेज ऑफ सिल्वर फॉर इंटरकनेक्शन मेक इट एक्सपेंसिव. तो जो सिलिकॉन चाहिए वो इजीली अवेलेबल नहीं है, स्पेशल ग्रेड का बहुत ही कम क्वांटिटी में है. और दूसरा कि सिल्वर यूज़ करना पड़ता है, सिलिकॉन जोड़ने के लिए सिल्वर यूज़ करना पड़ता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है. तो इसके यूजेस क्या हैं? तो ट्रैफिक सिग्नल्स, कैलकुलेटर्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड स्पेस प्रोब्स, तो इन सब में यूज़ होता है. एनर्जी फ्रॉम द सी में से कौन कौन सी एनर्जी मिलती है हमको? द सी एंड द ओशन and other water bodies are the source of kinetic and potential energy due to immense volume of water and the motion of the waves. So first of all, tidal energy. Tides are variation of the level of water due to gravitational pull of the moon. The phenomena of rise and fall of the water level or the high or low tides gives tidal energy. Tidal energy is obtained by constructing dam near the narrow opening of the sea, किनारे पे. When the tide sets in, it moves the turbine which directly produces electricity. It is limited to places near the sea. हर जगह पे इस टाइप से टर्बाइन नहीं लगाए जा सकते. जहाँ पे कंटिन्यूस टाइड्स आती हो, जहाँ पे कंटिन्यूस राइज एंड फॉल होता हो, वहाँ पे ही टाइडल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं. Wave energy. Wave possess a lot of kinetic energy that can be harnessed to produce electricity. Waves are produced by the strong winds blowing over the sea. Limited to places with strong winds, devices have to design to capture this energy. बहुत कम जगह पे ऐसी strong winds आती है और strong waves create होती है. Ocean thermal energy. The difference in the surface temperature of the water and the water at the depth in ocean is exploited यानी used to harness this form of energy. जहाँ पे सरफेस पे और सरफेस के अंदर नीचे का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, कम से कम 20 डिग्री का अगर डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं. कैसे? टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट बी 20 डिग्री बिटवीन द सरफेस एंड द वाटर अप टू द डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर्स. कम से कम नीचे तक 2 किलोमीटर्स के डिफरेंस में 20 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए. यानी अगर सरफेस पे ऊपर 40 डिग्री है तो सरफेस के अंदर 20 या तो उससे कम होना चाहिए, तभी जाके ओशन थर्मल यूज़ कर पाएंगे. वार्म वाटर इज़ बीइंग यूज टू बॉयल वॉलेटाइल अमोनिया. अमोनिया यूज़ होता है, अमोनिया तुरंत ही जल्दी बॉयल हो जाता है टू फॉर्म वेपर दैट मूव्स द टर्बाइन. कूल वाटर इज़ यूज टू कंडेंस द वेपर बैक टू द लिक्विड. अब होता क्या है, तो ये डायग्राम के थ्रू आप समझो. सबसे पहले ये जो है
आप देख सकते हो ये 25 डिग्री सेल्सियस का ये जो है वो सी वाटर है, ठीक है। यहाँ से अंदर जा रहा है। अब ये अंदर यहाँ इवापोरेटर है, इवापोरेटर में अंदर अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया पंप यहाँ से, तो अमोनिया यहाँ आएगा। जैसे ही अमोनिया यहाँ आएगा तो इवापोरेटर के थ्रू यहाँ पे जो है वो अमोनिया वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये वेपर यहाँ से चैनलाइज होगी, इधर जाएगी, और वो वेपर इस टरबाइन को घुमाएंगे। यहाँ से फिर ये अमोनिया वापस बैक आ जाएगा, और ये कंडेंसर है। कंडेंसर यानी कि ये जो है वो इसी वेपर को कूल डाउन करेगा, ठंडा करेगा। अगेन लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट होगा, वापस यहाँ जाएगा। पंप उसी लिक्विड अमोनिया को यहाँ भेजेगा, वो इवापोरेटर से वापस हीट होगा, एंड द सेम साइकिल कंटिन्यूस इस तरह से होगा, ठीक है। अब ये जो सरफेस ऊपर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि नीचे का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ पे जो है वो होना चाहिए, तभी जाके इस टाइप से जो है वो हमको टेम्परेचर डिफरेंस मिल पाएगा। जियोथर्मल एनर्जी, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप इनसाइड द अर्थ। ज़मीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी स्टोर्ड है। मॉल्टन रॉक्स फ्रॉम द अर्थ कोर समटाइम्स कम अप ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस एंड ट्रैप इन द हॉट स्पॉट्स। कोई कोई जगह पे इस टाइप से गर्म पानी के सोथे बन जाते हैं। हार्नेसिंग दिस हीट एनर्जी इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। एनी अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट gets heated due to hot spot and get converted into steam which escape from the surface of the earth as a hot springs। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे डायग्राम में आपको इतना पता नहीं चलेगा, और अजीब डायग्राम दिया हुआ है। दिस स्टीम इज़ यूज टू रोटेट टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा समझ लो एक ग्राउंड है, वो ग्राउंड के नीचे है ना गर्म पूरा पानी हो रहा है, पूरा उबलता पानी हो रहा है, जिसकी वजह से स्टीम जो है वो कोई कोई जगह से ऊपर की तरफ आ रही है। तो वो स्टीम को सीधा टर्बाइन की तरफ हमको डायरेक्ट करना है, एंड दस हाउ वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, nuclear energy can be used to generate electricity by means of nuclear fission process। in the nuclear reactor power plants जो होते हैं, the nuclear fuel यानी यूरेनियम थोरियम जैसे is used to carry out sustained nuclear fission chain reaction to produce electricity at the control rate। control rating पे यहाँ पे यानी कि expand नहीं होने देता, बॉम्ब नहीं बना रहे हम लोग। न्यूक्लियर फिजन क्या है? तो न्यूक्लियर फिजन इज अ प्रोसेस वेयर द हैवी एटम लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम इज बॉम्बार्डेड विथ न्यूट्रॉन्स that splits the atom to give a lighter nuclei। This process releases tremendous amount of energy। For example, fission of one uranium atom gives 10 million times the energy of combustion of one atom of carbon from coal। एक यूरेनियम एटम 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी देता है जितना हम एक एटम ऑफ कार्बन को जलाएं उससे मिले। तो ये डायग्राम है, बहुत ही सिंपल तरह से दिया हुआ है, आप समझो। ये एक इंसिडेंट न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन जब इस वाले फिजिबल न्यूक्लियस यानी कि यूरेनियम पे जब एक्शन करवाएगा तो ये यूरेनियम दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद ये दो एटम में तो कन्वर्ट हो गया, बट सिर्फ इतना ही नहीं होता, ये स्प्लिट होने के साथ बहुत सारी एनर्जी मिलती है। ये सब एनर्जी है एक तरह की। ये एनर्जी रिप्लेस होने के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन और रिलीज़ होते हैं, 2 से 3 न्यूट्रॉन जो है वो और रिलीज़ होते हैं यहाँ पे, और वो 3 न्यूट्रॉन अलग वापस यूरेनियम पे स्प्लिट होंगे। सेम प्रोसीजर वापस रिपीट होगी। ये सेम प्रोसीजर रिपीट होते 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 इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। बट इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? अगर ये तो कंटिन्यूस होता रहा तो 3, फिर 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 ऐसा होता जाएगा, और फिर तो ब्लास्ट जैसी सिचुएशन आ जाएगी। तो ये चेन रिएक्शन होता है, बट हमको चेन रिएक्शन नहीं करवाना। क्या करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में? ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वो एब्जॉर्बर्स होते हैं, उनसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को आगे मूव ऑन करने दिया जाएगा, जिसकी वजह से 1-on-1 रिएक्शन होता जाएगा और एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली मिलती जाएगी। तो ब्लास्ट जैसे सिचुएशन भी नहीं आएगी और कंटिन्यूस जो है वो एनर्जी जो है अवेलेबल होती जाएगी, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर वेस्ट इज़ हैज़ार्डस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें से रेज निकलती है, गामा रेज निकलती है। एज हैवी एटम डीके इनटू हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अल्फा बीटा गामा रेज, जिसमें गामा रेज काफ़ी ज़्यादा हमारे जीन्स एंड क्रोमोसोम्स को डैमेज कर सकती है। हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, सेटअप का काफ़ी पैसा लगता है इसमें। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम इतना ज़्यादा क्वांटिटी में है नहीं, एंड कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस ऑल्सो, जैसे एटम बम यूज़ किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने। न्यूक्लियर फ्यूजन दूसरी प्रोसेस क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन मीन कंबाइनिंग लाइटर न्यूक्लियाई टू प्रोड्यूस हैवियर न्यूक्लियाई, यूजुअली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटोप्स टू क्रिएट हीलियम। सन और स्टार में यही प्रोसीजर होता है।
It releases huge amount of energy. The mass deficit between the products and the reactant is given by Einstein's formula E equal to mc square. अब यहाँ देखो क्या होता है, ये ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम जब जुड़ते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, तो फ्यूज़न रिएक्शन होता है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनता है जो है हीलियम का. यहाँ पे जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलता है वो बाहर निकलता है और हीलियम जो है वो फॉर्म होता है विद अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो ये भी एक प्रोसीजर है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होती है. सो दैट वाज योर चैप्टर नंबर 14. नाउ वी विल सी चैप्टर नंबर 15. आवर एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक होते हैं. सेप्रोफाइटिक एंड डीकम्पोजर्स कौन है यहाँ पे? सेप्रोफाइटिक एंड डीकम्पोजर्स. Saprobites are the plant, fungi and microorganisms that feed on the dead body and plants that feed on dead and decaying matter. Decomposer break down the organic matter and the waste material and release nutrients into the soil. For example, bacteria, worms, slugs, snails, etc. तो सैप्रोफाइट्स और डीकम्पोजर्स में थोड़ा फ़र्क है. डीकम्पोजर जनरली बैक्टीरिया ये सब होते हैं जो सड़ी गली लाश को खाते हैं और उसमें से वापस से न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं. एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट सच एज सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये सब ये जिंदा नहीं है. जबकि बायोटिक में कौन कौन है? तो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, फंगी, ये सब लिविंग है. इकोसिस्टम क्या है? इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. In the given area, all living things such as plant, animal and organism interacting with each other and also with their non-living environment, that is weather, climate, earth, sun, soil, climate, atmosphere, सब कुछ. तो इसको बोलते हैं ecosystem, where living यानी biotic and abiotic ecosystem links together, components links together. अब ट्रॉपिक्स लेवल क्या है, ये सब आपके पोर्शन में से निकाल दिया गया है, तो इसको नहीं करोगे फिलहाल के लिए तो चलेगा. प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर, ये सब नहीं करोगे चलेगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बार देख लेना. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, रेदर इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. इन बायोलॉजिकल सिस्टम इट पासिस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. ट्रॉपिक लेवल है नहीं, बट आपको पूछ सकते हैं. एनर्जी फ्लो नहीं है, फूड चेन नहीं है, फूड वेब नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है. नाउ पॉल्यूशन की बात करते हैं. पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड अदर हैजार्डस सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर. तो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से? तो फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगती तो डस्ट स्टॉर्म्स, मिट्टी का जो स्टॉर्म होता है वो, एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, जो लावा फटता है यानी कि जो वॉल्केनोस फटते हैं उसमें से जो निकलते हैं वेव्स, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब पॉल्यूटेंट्स है. ये सब नेचुरल एक्टिविटी है. जबकि मैन मेड एक्टिविटी कौन सी है? तो पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट वगैरह हैं हमारे घरों में से, इंडस्ट्री में से, ऑयल रिफाइनरी में से एंड ट्रांसपोर्टेशन में से. तो इन सब के फॉर्म में धुएँ वगैरह किसी न किसी तरह के निकलते ही रहते हैं. ओजोन लेयर डेप्लीशन, किस तरह से ओजोन जो है वो डेप्लीट हो रही है. पहले तो ओजोन क्या है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज इन टू द एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स विथ केमिकली विथ ओजोन मॉलिक्यूल एंड आर डेप्लीटिंग द लेयर. तो CFCs जो होते हैं वो पूरी तरह से डेप्लीट करते हैं लेयर को, और जो ओजोन हमारे को सन से प्रोटेक्ट करता है, UV रेज से प्रोटेक्ट करता है, वो लेयर धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो रही है. गार्बेज मैनेजमेंट, तो गार्बेज को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं? इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटी एंड एक्शन रिक्वायर्ड टू मैनेज द वेस्ट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू फाइनल डिपोजिशन. इंसेप्शन यानी जब क्रिएट होता है तब से लेके फाइनल डिपोजिशन से, उसको बोलते हैं गार्बेज मैनेजमेंट. एंश्योर्स एनवायरमेंट बेस्ट प्रैक्टिस अलॉन्ग द फॉलोइंग मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन. तो कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है? सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट, पहले वेस्ट को सेपरेट करो, कलेक्ट करो, ट्रांसपोर्ट करो, ट्रीट करो, प्रोसेस एंड रिसाइकलिंग जितने प्रोडक्ट होते हैं वो करो, एंड फाइनली जो डिस्पोज जो रिसाइकल नहीं हो सकते उसको डिस्पोज करो. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेस्ट डिराइव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं. डीकम्पोज इनटू सॉइल बाय नेचुरल एजेंट्स सच एज वेदर, वाटर, हीट, एयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ऐसे सब्सटेंस को बायोडिग्रेडेशन वेस्ट बोलते हैं. बायोडिग्रेडेशन किसको बोलते हैं? डीकम्पोजिशन ऑफ द गार्बेज और वेस्ट मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 15. कम दिया है इसमें,
बट बाकी का ईजी ही है. नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, देन ग्लास वगैरह, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं. नाउ प्रोसीडिंग टू 16th चैप्टर, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस. Introduction. Pollution in Ganga. The river Ganga is used as a sewage dump for more than 100 cities stretching across Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. सभी का पूरा कूड़ा कचरा सब कुछ इसमें ही जाता है. Dumping of untreated sewage, excreta and the chemicals from the industry increase the toxicity of the water. This makes it inhabitable for the flora and fauna, यानी plants and animals in the river system. In 1985, GAP, that is Ganga Action Plan project, was initiated to curb the poor quality of the water of the river Ganga. Reduce, recycle and reuse, very important. 3 hours, actually 5 hours है. To save the environment can be performed for the society. पहले तो reduce क्या है? Reduce our usage and wasteful habit. Example, not wasting food, turning off switches to save electricity, repairing leaky taps, reducing the amount of water used for bathing, etc. रीयूज़ क्या है? रीयूजिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग देम, चीज़ों को वापस से यूज़ करना. फॉर एग्जाम्पल, रीयूजिंग प्लास्टिक यूटेंसिल्स एंड बॉटल्स. मैनी थिंग्स कैन नॉट बी रिसाइकल और रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, इंस्टेड वी कैन यूटिलाइज देम फॉर अदर पर्पजेज. तो रीयूज़ करना, रिसाइकल करने में वापस से एनर्जी वेस्ट होती है, तो बेटर उसको रीयूज़ कर लो. एंड रिसाइकल, कुछ कुछ चीज़ों को रिसाइकल करना पड़ता है. Collecting discarded plastic, paper, glass or metal objects to manufacture different products instead of synthesizing them from a scratch makes them a mechanism to segregate and dispose of each type of waste separately. तो यहाँ पे रिसाइकल का फ़ायदा ये होता है कि प्लास्टिक नया क्रिएट नहीं करना पड़ता, जो पुराना हो गया होता है प्लास्टिक उसी को रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट वापस बनाया जाता है. तो अर्थ के रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम से कम यूज़ होते हैं. वाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज को मैनेज क्यों करना पड़ता है? नीड टू मैनेज नेचर रिसोर्सेज. ड्यू टू एवरलास्टिंग इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग डिमांड फॉर द चेंजिंग लाइफ स्टाइल, नेचर रिसोर्सेज आर बीइंग डेप्लीटेड एट द अलार्मिंग रेट. बहुत ज़्यादा यूज़ होते हो गए हैं. टू एंश्योर सस्टेनेबल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड रिडक्शन ऑफ द डैमेज टू द एनवायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. तो रिसोर्सेज को हमको किस तरह से कम यूज़ करना है वो हमारा ही काम है देखना. We must ensure judicious use of our natural resources, and it is not unlimited, ये कोई unlimited resources नहीं है, and our management of such require long term planning in order to last generation. तो फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल रखने के लिए हमको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके हमारी फ्यूचर जनरेशन को ये सारी चीज़ें भी यूज़ करने मिलेगी. Increasing in the demand for natural resources. Increasing population in the increasing demand for the more natural resources that are getting depleted at the exponential rate. Changing lifestyle and advancement in technology is compelling industry to exploit our natural resources to meet the demands. Forest and wildlife. Forests are the term as biodiversity hotspot. Forest को biodiversity hotspot बोलते हैं. ये कई तरह की वैरायटी हमको देखने मिलती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो. Biodiversity is the variety and the range of plants and animals life in the particular habitat. Loss of biodiversity may result in the loss of ecological balance and damage to the ecosystem. Stakeholders of the forest, very important question ये पूछते हैं. When we consider conservation of the forest, we must consider the following stakeholder. First, people who habituated around the forest and are dependent on forest products. सबसे पहले तो जो लोग forest के आजू बाजू रहते हैं, forest में रहते हैं. Forest Department of the government that owns the land and resources. दूसरे वो लोग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, जो फॉरेस्ट को देखभाल करते हैं, या तो वो ज़मीन और जो लैंड रिसोर्सेज होते हैं उनका कब्जा होता है, यानी गवर्नमेंट के हाथ में. थर्ड, इंडस्ट्रियलिस्ट who use the forest to produce certain products like tendu leaves for बीडीज एंड पेपर मिल्स. तो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो फॉरेस्ट को ओन करते हैं या तो फॉरेस्ट गवर्नमेंट के पास से कुछ पर्टिकुलर जगह लेते हैं और ऐसे सब पेड़ वगैरह उगाते हैं, यूकेलिप्टस जैसे उगाते हैं, जिसमें से वो लोग प्रोडक्ट्स ले सकें. एंड कंजर्वेशनिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्टिस्ट हु वांट टू कंजर्व नेचर इन इट्स प्रेस्टाइन यानी प्योरेस्ट फॉर्म. Monoculture. Monoculture is the cultivation of the single crop in a given area. Excessive monoculture destroys the biodiversity of the area. एक ही क्रॉप घड़ी घड़ी उगा करेंगे तो वहाँ के जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डैमेज हो जाएगी. Various needs of the people of the local forest area are neglected, such as leaves for fodder, herbs and fruits for consumption. Industrialist mentality and influences.
इंडस्ट्रियलिस्ट कंसिडर फॉरेस्ट एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, उनको ऐसा ही लगता है कि फॉरेस्ट एक रॉ मटेरियल का सोर्स है, निकालते जाओ. Industries have more political power than the local and other bothers about meeting their demand. They do not care about sustainability and will move one from the another habitat to another in search of raw materials. एक जगह से दूसरी जगह एक्सप्लॉइट करते ही जाएंगे. People intervention in forest. Human intervention is necessary in the management of forest resource and landscape. अगर human intervention नहीं होंगे तो forest फिर रहेंगे ही नहीं. Resources must be utilized to ensure the development while preserving the environment. Benefit must go to the local people to ensure economic growth and conservation take place. Example, Bishnoi's people in Rajasthan for saving खेजड़ी tree in जोधपुर राजस्थान. तो ये काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल था, उन लोगों का डिटेल में अपने डाइजेस्ट में दिया हुआ है. Damage to forest and wildlife. Excessive and lawless utilization of the forest will deplete the resources quicker than they can be restored, destroy the ecological imbalance and may damage the habitat for various species of flora and fauna. तो बिना सोचे समझे फॉरेस्ट में से एक्सेसिवली यूज अप नहीं करना है. Sustainable development. Sustainable development needs all the stakeholders of the forest resource to be satisfied. In reality, industry use forest at the rate far below the market rates, which causes conflict between the local dwellers and the industrialist. चिपको movement. The चिपको आंदोलन यानी हग द ट्री मूवमेंट, one such case conflict between the industrialists and the local dwellers in 1970s. Originated in Raini Garhwal high up the Himalaya, Uttarakhand में. The conflict between the local villagers and logging contractor. Women of the village stopped felling the tree by hugging them. Contractor had to withdraw. इस टाइप से सब वुमेन्स जो है वो ट्रीज को प्रोटेक्ट किया था. The movement quickly gained popularity and media attention and forced the government to rethink the management of the forest resources. Involvement of the local people is equally important in the management of the forest. Now water for all निकल चुका है आपके कंटेक्स्ट में से, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं. इरिगेशन निकल गया है, कुल्स निकल गया है, डैम्स निकल गया है, एंड कोल एंड पेट्रोलियम है. वाटर हार्वेस्टिंग भी निकल गया है. एक्चुअली ये वाला पार्ट इसमें नहीं है. वाटर हार्वेस्टिंग निकल गया है, ग्राउंड वाटर भी निकल गया है. नाउ कोल एंड पेट्रोलियम. Coal and petroleum are derived from fossil fuel which are non-renewable. They will deplete in the due time. Hence, proper management for consumption of fossil fuel is important. Their combustion pollutes our environment due to production of oxides of carbon, sulfur and nitrogen. Therefore, we need to use these resources judiciously. तो आपका बहुत ही important question भी है कि why coal and petroleum should be used judiciously. Why fossil fuel should be used judiciously? Fossil fuels are formed over millions of years of degrading biomass and have a huge amount of carbon. When combusted in limited supply of oxygen, they form harmful gases that pollute the atmosphere, which leads to global warming. Judicious use of fossil fuel addresses the efficiency of our machine and ensures sustainability of the resources for the future. सो दैट वॉज द चैप्टर नंबर 16. इसमें भी जितना डिटेल में था उतना सब हो गया है. बाकी का जो बचता है वो आपको टेक्स्ट बुक से करना रहेगा. ऐसा कुछ बचता नहीं है, पूरा समरी के फॉर्म में, इसलिए कम ही दिया होगा. थैंक यू वेरी मच.